हेलो एवरीवन। आज 15 दिसंबर के न्यूज़ टुडे के इस अंक में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और सबसे पहले हम लोग आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों को देखेंगे। आज हमने इसमें 5 न्यूज़ आर्टिकल्स को शामिल किया है, जिसमें पहला जो न्यूज़ आर्टिकल है लोक अदालत, क्योंकि चौथा राष्ट्रीय लोक अदालत 2025 अभी आयोजित किया गया है, जिसमें बहुत सारे मुद्दों को निपटाया गया है। उसके बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व की 2 और आर्द्र भूमियों को नामित किया है। आर्द्र भूमियों के संदर्भ में है, एक लिस्ट उसकी लंबी हो रही है। कुशल कार्यबल और छोटे उद्यमियों की उत्पादकता, एनसीएईआर की रिपोर्ट है ये। बेसिकली क्या, जो भारत में श्रम कार्यबल है उसकी गुणवत्ता और जो बिजनेस इकोसिस्टम है, छोटे उद्योग, उसके साथ इसे जोड़कर इस रिपोर्ट को देखा जा रहा है। हिंद महासागर एक नई नीली अर्थव्यवस्था का उद्गम स्थल, ब्लू इकोनॉमी के बारे में ये आर्टिकल विभिन्न आयामों पर बात कर रहा है और भारत की जो संभावनाएं हैं इसमें और भारत का जो पक्ष है ब्लू इकोनॉमी के आधार पे, उसके बारे में बात किया जाएगा। और इसमें भारत और मीथेन उत्सर्जन की स्थिति में भारत क्या कर रहा है, इस चुनौती से निपटने के लिए किस हद तक क्या उपलब्धि हासिल की गई है, कितना संतोषजनक है, क्योंकि मीथेन उत्सर्जन में भारत प्रमुख स्थान में से है। तो इसलिए हम लोग इस तरह से महत्वपूर्ण न्यूज आर्टिकल्स को देखेंगे। संक्षिप्त सुर्खियों में सुपरनोवा स्टेंट, सम्राट, पेरू, बिंदिगु, मुत्तरर, द्वितीय तमिलनाडु से है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। उल्काओं के संदर्भ में ऑपरेशन थंडर, तमिलनाडु का सीबीएमआरबी प्रणाली, उसके बाद महाक्राइम ओएसएआई, पोंडुरु खादी, लूनार क्रीट और थैलीसीमिया। तो चलिए हम लोग आज पहले न्यूज आर्टिकल से हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज आर्टिकल हमारा लोक अदालत, चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत 2025। तो लोक अदालत है तो जैसा कि इसके नाम में ही है, जनता की अदालत, मतलब अदालती जो कार्रवाई है उसको आसान बनाना, उसको तीव्र बनाना, फास्ट बनाने के लिए हमने एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में लोक अदालत की संकल्पना का विकास हुआ और इस प्रणाली का विकास हुआ, जिसमें कम खर्च में कम समय में लोगों को न्याय दिया जा सके, जो बहुत ही गंभीर मामले, आपराधिक मामले, विशेष करके बहुत ही गंभीर या आपराधिक मामले नहीं है उनमें। और इसका दूसरा पक्ष इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो न्यायपालिका में लंबित मामले हैं और न्यायपालिका पे जो बढ़ता बर्डन है उसे भी कम किया जा सकता है। तो इसलिए ये उपलब्धि है। इसलिए भारत सरकार के द्वारा इसमें पूरी तरह से इसमें प्रयास करते हुए 80 के दशक में ही इसे पूरी तरह से एक कानूनी आधार प्रदान किया गया, जिससे कि जिला स्तर से लेकर, जिला स्तर से भी नीचे से लेकर राष्ट्र स्तर तक, केंद्र स्तर तक जो एक पूरी की पूरी एक संरचना बनाई गई लोक अदालत की, जिससे कि इस व्यवस्था को, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके और लोगों को तीव्र और समयबद्ध तरीके से न्याय दिलाया जा सके। तो यही इसका एक जो उद्देश्य था और एक जो क्रक्स है इस आर्टिकल का। और चर्चा में अभी इसलिए है कि चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत अभी हुई है और दिसंबर के दूसरे हफ्ते में, और उसमें क्या किया गया, 2.59 करोड़ विवादों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया। तो ये बहुत बड़ा नंबर है ये। 2022-23 और 24-25 तक देश भर की विभिन्न लोक अदालतों में 23.5 करोड़ से अधिक मामलों का निपटान किया जा चुका है। तो ये हमने देखा, जैसे एक तो क्या न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली को चुस्त दुरुस्त करने, और क्या उससे क्या होगा, आम जन के लिए जो है एक कल्याणकारी और न्यायपूर्ण व्यवस्था का निर्माण होगा। और दूसरा क्या, जो न्याय प्रणाली पे बर्डन है, पेंडेंसी, जुडिशियल पेंडेंसी जो हमने सुना है, उसे कम करने के लिए। तो ये अपने आप में ये इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इस विषय के लिए महत्वपूर्ण है। जीएस पेपर 2 और भारतीय राज्य व्यवस्था लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में। जहां तक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र की बात की जा रही है, तो वहां पे अन्य
इसके भी और संस्थाओं का भी निर्माण किया गया है देश में। अभी लोक अदालत के बारे में इस आर्टिकल में बात करेंगे हम लोग। चलिए, ढांचा क्या होता है? स्थापना, जैसा मैंने बताया, इसे कानूनी बैकिंग दी गई। इस वैकल्पिक समाधान, विवाद समाधान तंत्र को किसके द्वारा, आप ध्यान रखेंगे, इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत स्थापित किया गया। इसकी स्थापना त्वरित और वहनीय न्याय, ये वर्ड हम लोग ध्यान में रख लेंगे, ही तीव्र और वहनीय, जो सस्ता हो। और सस्ता कैसे होगा? समय कम लगेगा, कागजी कार्रवाई कम होगी, तो ये सब कम होगी। ठीक है, चलिए, उद्देश्य क्या है? लंबित मामलों को कम करना, सहमति से समझौते को बढ़ावा देना। सहमति से दोनों पार्टी जो है अपनी सहमति से यहाँ पे न्यायालय के सामने ये जो है मामला, विवादों का निपटान करने के लिए, और उसके बाद जो मामले का निर्णय आएगा उसमें उस पे आगे बढ़ेंगे। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार 4.7 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। एनजेडीजे का भी नाम हमने सुना होगा। सारा डेटा न्यायालय में जितने मामले आ रहे हैं, जितने मामले, और उन सभी मामलों का स्टेटस क्या है, किस स्तर पे है वो अभी, इस सब का डेटा यहाँ पे मिलता है, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। तो ये भी जो हमारी पूरी की पूरी प्रणाली को डिजिटलाइज करने के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट है, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो इसमें जो डेटा है उसके अनुसार 4.7 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। तो लगभग 5 करोड़ के आसपास मामला, उसमें भी क्या जो निचली अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर निचली जो अदालतें हैं, उसमें ये संख्या काफी अधिक है। प्राधिकरण, लोक अदालत को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, ये हमने सुना है, नालसा द्वारा आयोजित किया जाता है। और भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या होता है? इसका मुख्य संरक्षक के रूप में। तो दोनों ध्यान में रखेंगे, आयोजित किसके द्वारा किया जाता है और संरक्षक कौन होता है? सीजीआई। ठीक है। प्रवर्तन, इसके पंचाट फैसले अंतिम और बाध्यकारी होते हैं, तो ये भी ध्यान में रखें। ये सारी चीजें जो है क्या होगा, प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। अभी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए इसका ढांचा ये है। हम जो 4 स्तरीय ढांचा है इस आर्टिकल के लास्ट में हम देखेंगे कि वहां पे कौन इस तरह से किसकी भूमिका होती है। जैसे यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश की है, वैसे वहां उस स्तर पे किसकी होती है। तो ये अंत में हम लोग एक फ्लो चार्ट के माध्यम से देखेंगे। चलिए, दायरा क्या है? दायरा उन सभी लोक अदालत में दीवानी, फौजदारी लंबित मामलों या मुकदमा शुरू होने से पहले, ठीक है, दीवानी और फौजदारी दोनों हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि कम गंभीर अपराध, मतलब गैर समन्वयनीय अपराध या नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस और तलाक के मामलों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। कम गंभीर मैं क्यों बोल रहा हूं? इसका मतलब क्या होता है? जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं, मतलब कि जैसे हत्या, बलात्कार, ये सब मामले जो गंभीर मामले हैं, उनको जो है इस तरह के ऑफेंसेस में, गंभीर मामलों में रखा जाता है, और उसमें उसे निजी ना मान के बल्कि पूरे समाज के अगेंस्ट माना जाता है, विरुद्ध माना जाता है। इसलिए वहां जो है उस विवाद का निपटान किसी दो व्यक्ति के, दो पार्टी के निजी पक्ष के द्वारा नहीं निपटाया जा सकता है, बल्कि उसकी शुरुआत इसीलिए सार्वजनिक तौर पे समाज के बिहाफ पे स्टेट के द्वारा शुरू किया जाता है। इसलिए वहां बोलते प्रोसिक्यूट करना, ठीक है, किसी भी इस प्रकार के गंभीर अपराध में, गंभीर क्रिमिनल। इसमें लोक अदालतों के प्रकार क्या क्या है, वही हमने जो बात की, राष्ट्रीय लोक अदालत, दूसरा स्थायी लोक अदालत, और इसके बाद भी है ई कोर्ट, ई लोक अदालत, ठीक है ना, और मोबाइल लोक अदालत भी है। तो राष्ट्रीय लोक अदालत क्या है? इसमें न्यायपालिका के सभी स्तरों पे, उच्चतम न्यायालय से लेकर तालुका स्तरों तक, एक ही दिन राष्ट्रव्यापी व एक साथ अदालतें आयोजित की जाती है, और इसका उद्देश्य बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा करना। जो देखिए जो हुआ है अभी। अस्थायी लोक अदालत क्या है? यह सार्वजनिक और जन उपयोगी सेवाओं, मतलब जैसे टेलीफोन बिल से संबंधित, इलेक्ट्रिसिटी बिल से संबंधित आदि, ये लिखा हुआ है, परिवहन, डाक, तार, बिजली से जो संबंधित जो विवाद है, उससे संबंधित जो डिस्प्यूट है, लेकिन 1 करोड़ से कम का मामला होना चाहिए। बिजली बिल से संबंधित जो मामला होता है, पानी बिल से संबंधित जो मामला होता है, तो ये सब
इस प्रकार के मामलों को निपटाने के लिए ये है, जो कि परमानेंटली आपके शहर में दिख जाएंगे ये, और लोग अपने इस प्रकार के मामले को लेकर वहां जाते हैं और उन्हें वहां न्याय मिलता है। अंत में जो मैंने बताया, ई लोक अदालत और मोबाइल या सचल लोक अदालत। ई नाम से ही पता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वर्चुअल भागीदारी की अनुमति देती है और न्याय को सुलभ बनाती है, एक। और दूसरा मोबाइल लोक अदालतें, मतलब रिमोट एरिया में मूविंग, ये वहां जाकर खुद वहां पे पहुंचकर, इसलिए रीच बढ़ाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये घूमते रहते हैं। ठीक है, चलिए, यही मैंने 4 स्तरीय लोक अदालतों की बात की थी। जो हमने बात किया अभी नालसा, नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पे, तो इसमें नालसा के द्वारा ये किया जाएगा, इसको आयोजित किया जाएगा। और क्या, अंडर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पॉलिसी डायरेक्शन और रेगुलेशन। ठीक है, और उसके बाद क्या, स्टेट, राज्य स्तर पे, तो राज्य स्तर पे सेम क्या होगा, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, SLCA जो होगी, और उसका चीफ जस्टिस जो उस हाई कोर्ट का होगा, और उसका एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। ठीक है, और नालसा के पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना, ऑर्गेनाइज करना, लोक अदालत को लीगल एड डिलीवरी देना। उसके बाद क्या, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे भी इस प्रकार की प्रक्रिया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी, DLSA, और डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के अंदर। ठीक है, ऑर्गेनाइज डिस्ट्रिक्ट लेवल लोक अदालत को करना होगा, मैनेज लीगल एड एंड लोकल इंप्लीमेंटेशन, स्थानीय स्तर पे उसका कार्यान्वयन। इसी प्रकार से तालुका स्तर पे भी ये चीजें होंगी। लीगल सर्विस को बहाल करना, एक कमिटी होती है, लीगल सर्विस कमिटी, सीनियर मोस्ट जुडिशियल ऑफिसर वहां पे उसको देखरेख करेगा, और जो पूरी तरह से लोक अदालत को वहां पे कंडक्ट देखना मंडल में, और स्थानीय स्तर पे ग्रासरूट लेवल पे लीगल एड, फर्स्ट पॉइंट सिटीजन एक्सेस की अंतिम व्यक्ति को भी वहां पे पहुंच मिल सके। तो इस प्रकार से लोक अदालत के बारे में हमने देखा। चलिए, नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल पर्यावरण से संबंधित है, आर्द्र भूमियों से संबंधित। क्या है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व की 2 और आर्द्र भूमि, एक कहां है, राजस्थान में, ठीक है, और राजस्थान के अलवर, और दूसरा कहां है, छत्तीसगढ़, कि वो रामसार सूची में शामिल कर लिया गया, रामसार सूची में 2 नई आर्द्र भूमियों को। ये न्यूज है। तो पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण, आर्द्र भूमि के बारे में एक संक्षेप में आगे बढ़ने से पहले, आर्द्र भूमि क्या होते हैं, एक जल इकाई है, जो प्राकृतिक भी हो सकता है, गैर प्राकृतिक भी, मतलब मानव निर्मित भी हो सकता है, मतलब कोई तालाब भी हो सकता है प्राकृतिक रूप से जो बना हुआ, कोई जहां पे जल जम रहा है किसी भी प्रकार से, स्वच्छ जल, या ये लवणीय जल भी हो सकता है। तो आर्द्र भूमि बेसिकली एक जल इकाई है, जिसके की बहुत विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय और आर्थिक जो हमें सेवाएं प्रदान करता है। पर्यावरणीय मतलब जैसे ये स्पॉन्ज की तरह काम करता है, मतलब जितने भी वर्षा जल है उसमें संचित कर लेता है, मतलब स्थानीय स्तर पे। तो इसलिए वर्षा जल के कारण होने वाले बाढ़ को रोकने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा क्या होगा, वर्षा जल के संरक्षण के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तीसरा क्या हो सकता है कि इसमें जैव विविधता, बहुत सारे पशु पक्षी जीव वनस्पति मछलियां आदि जो है उनके लिए प्राकृतिक आवास होता है। उस स्थान विशेष, उस शहर विशेष, उस नगर विशेष के लिए, उस राज्य के लिए ये जैव विविधता संरक्षण का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में होते हैं। आप देखो कि प्रवासी पक्षी जो है हजारों किलोमीटर से, मतलब रूस के साइबेरिया से लेकर वेस्ट एशिया से भारत में उड़कर आते हैं ब्रीडिंग करने के लिए, और ये जो ब्रीडिंग ग्राउंड है अधिकतर यही वेटलैंड होते हैं। तो इसलिए यहाँ की जैव विविधता को संरक्षण करने के लिए आर्द्र भूमियों का काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके साथ साथ आर्थिक और जो सामाजिक जो भूमिका है वो तो है ही। ठीक है, तो इस तरह से आर्द्र भूमियां रामसार सूची में इसलिए हम लोगों ने देखा शामिल किया जाता है। राजस्थान का कौन सा, सिलीसेर झील, ठीक है, और छत्तीसगढ़ के कोपरा जिला जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि को सूची यानी रामसार सूची में शामिल कर लिया गया। इसके साथ ही भारत में 96 हो गए। ठीक है, क्लियर है चीजें। अब थोड़ा इसके बारे में दोनों पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, पैतपुर में, ये स्थान यही है, पैतपुर भी लिखा जा सकता है। सबसे बड़ी खासियत इसकी क्या है, एक पैलेस भी दिख रहा है आपको
इस जलाशय में, तो पैलेस भी है। जिस राजा के द्वारा ये बनाया गया, उनके द्वारा उनका पैलेस भी, रानी के लिए महल भी बनाया गया यहाँ पे। और बेसिकली ये अर्ध शुष्क क्षेत्र में है। अर्ध शुष्क क्षेत्र मतलब यहाँ पे अरावली का, ये अरावली रीजन है ये, ठीक है ना। और अरावली रीजन में इतना बड़ा जलाशय अपने आप में जो है आश्चर्य का विषय है, वर्षा जल को संरक्षित करके ये रखता है, ठीक है। और इसीलिए ये लिखा हुआ अर्ध शुष्क क्षेत्र है, और सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में है। तो ये लोकेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, रामसर साइट है, तो इसमें इसके बारे में पूछा जा सकता है। कृत्रिम है, ध्यान रखेंगे। और इसको बनवाया किसने था? 1845 में महाराजा विनय सिंह द्वारा, रूपा रेल नदी की एक सहायक जलधारा पर बांध बनाकर। और जैव विविधता क्या है? इजिप्शियन गिद्ध, ब्लैक स्टार्क, भारतीय पेंगोलियन, तेंदुआ और सांभर जैसी प्रजातियां। तो हम लोग देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रवासी प्रजातियों के लिए भी के दृष्टिकोण से। उसके बाद कोपड़ा जलाशय के बारे में, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर जिले में, ये महानदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में है। तो महानदी से संबंधित है। अब ये चर्चा में हुआ रामसर साइट, तो पूछा जा सकता है कि कौन सा रामसर साइट, उसके बारे में इस तरह से कहानी बना के दिया जा सकता है कि इसकी पहचान कीजिए। ये बेसिकली क्या है? ये खुला जल क्षेत्र है, उथला और पोषक तत्वों समृद्ध है, मतलब बैक वाटर जैसा विशेषता इसमें देखा जा सकता है। और प्राप्त जैव विविधता क्या? बार हेडेड गुज, इजिप्शियन गिद्ध, रिवर टर्न, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल। मुख्य खतरे क्या है? अवसाद का जमाव, सिल्टाइजेशन यहाँ पे। तो इसलिए आक्रामक गैर देशज प्रजातियां और की उपस्थिति, और आसपास के क्षेत्र में गहन कृषि कार्य। तो ये सब चीजें भी यहाँ पे हैं इंपॉर्टेंट। रामसर सूची के बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। क्या है रामसर सूची? 1971 में, ये एक्चुअली क्या है, ईरान का एक शहर है रामसर, जहां पे ये कन्वेंशन हुआ, और उसमें कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, आर्द्र भूमि पे अभिसमय के अंतर्गत रामसर सूची का प्रावधान किया गया कि एक लिस्ट बनाई जाएगी ऐसी सूचियों की, और जिसके आधार पे उस लिस्ट में शामिल जो आर्द्र भूमि है उनको संरक्षण दिया जाएगा किसी भी प्रकार से खतरे से। तो इसीलिए आप ध्यान में रखेंगे कि इस प्रकार के जो रामसर साइट में जो शामिल जो आर्द्र भूमि है, अपने आप में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जो मैंने शुरू में परिभाषा में बताया वो तो है ही, और उसके साथ साथ उस पर खतरा भी है। तो इसलिए आसपास के इकोसिस्टम, पूरे देश के इकोसिस्टम के साथ साथ जैव विविधता के संरक्षण के लिए यह आवश्यक है, इन पे ध्यान देना। तो ये विश्व संरक्षित क्षेत्रों का सबसे बड़ा नेटवर्क है, ध्यान रखेंगे ये, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र के लगभग 90% सदस्य देश इस अभिसमय के, मतलब सभी देश, भारत भी इसमें शामिल है, ठीक है। महत्व: रामसर सूची में शामिल आर्द्र भूमियों को राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष दर्जा मिलता है, और इन स्थलों को मानवता के लिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व का क्षेत्र माना जाता है। क्यों? पर्यावरण, ये दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। मानदंड क्या है किसी आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि सूची में शामिल होने के लिए? ये रामसर कन्वेंशन के द्वारा ही ये तय किया जाता है। 9 मानक है, और उनमें से कम एक मानदंड को पूरा करना होता है। तो उसी के आधार पर ये इसमें इनको शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कुशल कार्यबल और छोटे उद्यमों की उत्पादकता, NCAER की रिपोर्ट है। बेसिकली क्या है, ये देश की अर्थव्यवस्था में स्किल वर्कर और क्या है, छोटे उद्यम में आप स्टार्टअप की भूमिका को भी इसमें मान सकते हैं। इन दोनों को जोड़कर देखा जा रहा है, इनकी भूमिका बढ़ रही है अर्थव्यवस्था में। कैसे? कुशल कार्यबल और उनके आधार पे निर्मित होने वाले जो छोटे उद्यम हैं, वो अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका महत्वपूर्ण करते जा रहे हैं। उनसे उत्पन्न होने वाला जो रोजगार है उसकी संख्या बढ़ रही है, महत्वपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा है वो पूरे रोजगार बाजार का। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है ये घटना, ठीक है। और ये रिपोर्ट क्या है कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, तो अर्थव्यवस्था के संबंधित रिसर्च से संबंधित रिपोर्ट जो इस संस्था से है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो रिपोर्ट क्या है? इंडियाज एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स पाथवेज टू जॉब्स, रोजगार से संबंधित शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट देश में नौकरियों के सृजन के प्रमुख चालक के रूप में कौशल विकास और लघु उद्यमों की भूमिका को रेखांकित करता है। तो कुल मिलाकर ये क्या है कि रोजगार सृजन और देश की अर्थव्यवस्था में मांग पक्ष और
जो उत्पादन पक्ष है उन दोनों पक्षों को दिखाते हुए, जिससे कि क्या दोनों को शामिल करते हुए। क्यों मैं बोल रहा हूं मांग या उत्पादन, उसी से ये तो निर्देशित होता है ना लघु उद्यमों का, कि लघु उद्यम जो देश में है वो किस प्रकार के उद्यम है। जो हमने परंपरागत रूप से देखा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है वो क्या है, जो छोटे, जो घरेलू स्तर पे, घरेलू हमारे स्तर पे जो मांग है, जो आम जीवन में उपयोग होने वाली, उपयोगी होने वाली चीजों के आधार पे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई, उसके आधार पे जो अवस्थित लघु उद्यम थे उस पे आधार पे हमने व्यवस्था। लेकिन जो अभी पिछले कुछ दशकों से क्या टेक्नोलॉजी ड्रिवन, तकनीकी पे आधारित, प्रौद्योगिकी पे आधारित इस प्रकार के नए छोटे उद्यम उभर कर आ रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में, और उनके द्वारा जहां पे अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है, वहीं पर रोजगार भी सृजन किए जा रहे हैं। और उसके लिए आवश्यक क्या है, टेक्नोलॉजी प्लस स्किल्ड वर्कफोर्स। तो यही इसका पूरा क्रक्स है। रोजगार में प्रमुख रुझान क्या है? प्रमुख रुझान कि रोजगार में वृद्धि मुख्य रूप से स्वरोजगार में बढ़ोतरी का कारण हो। यही बात जो हमने किया, छोटे उद्यम मतलब स्टार्टअप भी आप इसको बोल सकते हैं, छोटे उद्यम, स्वरोजगार। जबकि कुशल श्रम बल में संक्रमण धीमा रहा है, यहां तो हुआ है मुख्य रूप से, लेकिन कुशल श्रम बल, स्किल्ड, तो अभी स्किल होने में, मतलब कुशलता हासिल करने में, कौशल विकास में अभी भी भारत में संतोषजनक प्रगति नहीं हुई। हालांकि प्रगति हुई है लेकिन संतोषजनक नहीं, कि भारत में स्वरोजगार का प्रभुत्व आर्थिक आवश्यकता के कारण है, न कि उद्यमशीलता के कारण। आर्थिक आवश्यकता वही कि इसके अलावा अधिकतर लघु उद्यम कम पूंजी, निम्न उत्पादकता और अल्प प्रौद्योगिकी उपयोग के साथ जीवन निर्वाह के स्तर पर परिचालन करें। वही जो मैंने बताया कि यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो आपने सुना होगा कि जोखिम लेने का ये क्षमता, और किसी भी इनोवेशन के आधार पे, आइडिया के आधार पे अपना स्टार्टअप बनाने का, तो ये इकोसिस्टम हमारे यहाँ डेवलप पूरी तरह से नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि फंडिंग की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, प्रॉपर जो इकोसिस्टम है, जो औद्योगिक सहयोग है, ईज ऑफ बिजनेस जो है, डूइंग बिजनेस जो है हमारे यहाँ कम है। अब सरकार इस पे काम कर रही है, विभिन्न राज्य सरकार भी इस पे मिलकर काम कर रही है। इंक्यूबेशन सेंटर देखोगे आप डिफरेंट सिटीज में, हैदराबाद, इस तरह बेंगलुरु, इस तरह के सिटी में, जो कि सरकार के द्वारा फंडिंग, मतलब ऐसा स्पेस जहां पे सारी सुविधाएं हैं, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर दी जा रही है सरकार के द्वारा, कि जिससे कि आप उद्योग कर सको, आपको आसानी हो किसी भी उद्यमी के लिए। तो ये नहीं है हमारे यहाँ। मतलब एक बड़ा हिस्सा जो है वही आर्थिक जरूरतों की आवश्यकता के कारण, मतलब उस प्रोडक्ट की मांग है, हम बना रहे हैं। और वो किस प्रकार के प्रोडक्ट होंगे, जिसको आम भाषा में, जो पॉपुलर लैंग्वेज में बोलते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट, जिसकी डिमांड है, मतलब आज आम जीवन में जिसका प्रयोग किया जाए, उनका उत्पादन किया जाए। लेकिन अर्थव्यवस्था को अगर विकसित अर्थव्यवस्था बनाना है तो हाई टेक्नोलॉजी ड्रिवन अर्थव्यवस्था के रूप में, और स्किल्ड वर्कफोर्स को आगे बढ़ाना होगा। कुल मिलाकर यही है इसका मतलब। तो भारत में ये चैलेंजेज हैं, इसलिए बोला कि जीवन निर्वाह के स्तर पर परिचालन कर रहे हैं, कि वो बहुत ज्यादा वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, विशेष रूप से सेवाओं में मध्यम कौशल वाली नौकरियां, ठीक है, रोजगार वृद्धि पे हावी हैं, और जबकि विनिर्माण में अभी भी कम कौशल वाले श्रम बल की प्रधानता है। यही बात हम लोग कर रहे थे कि हमारे यहाँ क्या। और दूसरा, भारत की व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, वोकेशनल ट्रेनिंग, जिसके आधार पे कोई स्किल सिखाया जाए बच्चों को आफ्टर 10th, आफ्टर +2, वो प्रणाली को अभी भी गहन संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब पूरी तरह से ये हमने अपने एजुकेशन सिस्टम के साथ इसे अटैच नहीं किया, इसलिए हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या है, पुरानी हो चुकी है। वो लोग बोलते हैं, विश्लेषकों की मानी जाए तो हमारी शिक्षा व्यवस्था रोजगार उन्मुखी नहीं है। लोग, बच्चे +2 ग्रेजुएशन करने के पश्चात भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि उनके पास जो डिग्री है वो इंडस्ट्री से मैच नहीं कर रहा, इंडस्ट्री की जरूरतों से, जो वहां पे काम करना है उन्हें। तो इसका ये जो वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग का उद्देश्य ही यही है कि शिक्षा के साथ साथ आपके पास ऐसा हुनर हो, ऐसा कौशल हो, जिससे कि आपको उद्योग जगत रोजगार प्रदान कर सके। ठीक है, तो ये चीजें हमें कमी है। अब देखते हैं कि इन चुनौतियों से निम्नलिखित शामिल है। क्या क्या शामिल है? सीटों का पूरी तरह से नहीं भरा जाना, मतलब जो व्यवस्था बनाई गई, मतलब जो कॉलेजेस वगैरह बनाए गए हैं, अपर्याप्त प्लेसमेंट, मतलब
कोर्स ही वहां पे सही नहीं है जो इसकी डिमांड है मार्केट में, मतलब इंडस्ट्री के द्वारा। प्रशिक्षक पदों को का रिक्त होना, कमजोर उद्योग संपर्क और व्यावसायिक शिक्षा को गैर प्राथमिक विकल्प के रूप में, मतलब इसके लिए अवेयरनेस भी नहीं है कि हमें व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त किया करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एआई के बारे में आफ्टर 10, आफ्टर +2, आफ्टर ग्रेजुएशन कितने सारे कोर्सेज चल रहे हैं, और चल भी रहे हैं तो वहां पे प्लेसमेंट कम है। क्यों? क्योंकि हम मार्केट ड्रिवन, जो मार्केट की डिमांड है उसके अनुसार कोर्स नहीं बना पा रहे हैं। तो ये चीजें इस तरह से हम लोग इस बात को समझ सकते हैं। चलिए, सार्थक रोजगार सृजित करने के लिए सिफारिश क्या है? अब क्या, जिस मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं, जो प्रमुख मुद्दा है कि अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन हो कैसे, हमने समस्या तो देख ली कि कौशल विकास उपयुक्त स्तर पे नहीं जा चुका है, उद्यमिता हमारे यहाँ जो है, उद्यम जो है वो उपयुक्त स्तर पे नहीं जा चुका है। तो इसके लिए क्या है, दोनों पे बात काम करना पड़ेगा, मांग पक्ष पे भी, आपूर्ति पक्ष पे भी। मांग पक्ष का मतलब क्या है कि घरेलू उपभोग को बढ़ावा देना। एक तो सबसे बड़ी डिमांड ही चाहिए हर चीज के लिए। उसका उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन, मतलब जैसे पीएलआई स्कीम है, ये प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव, कि अगर कोई उद्यमी वो विशेष प्रोडक्ट बना रहा है जिससे कि अर्थव्यवस्था में डिमांड है, तो उसे क्या इंसेंटिव दिया जाए जिससे कि वो प्रोत्साहित हो उसे बनाने में और उसकी लागत कम आए। और उसके बाद जैसे जैसे उसकी लागत धीरे धीरे उसमें मैच्योर होता जाएगा उस सिस्टम में, तो धीरे धीरे वो चीजें प्रोसेस चलती रहेगी, वो इंडस्ट्री काफी इक्विप्ड हो जाएगी उसको बनाने के लिए। तो यही है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, श्रम ग्रहण क्षेत्रों को खास करके इसको वहां पे फोकस करना चाहिए, जैसे वस्त्र, फुटवेयर, ये सब जो इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री जिसमें शू इंडस्ट्री है, ये सब ऐसे इंडस्ट्री है जिसकी मांग हमेशा रहेगी। जूतों की, चप्पलों की मांग हमेशा रहेगी, कपड़े की मांग हमेशा रहेगी। इसलिए ये देश में अभी भी रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इनमें विभिन्न, इस पे पीएलआई जैसी स्कीम को अप्लाई किया जाना चाहिए। और क्या, ऋण तक पहुंच में सुधार करना और श्रम संबंधी नियमों को सरल बनाना, जिससे कि पूरे के पूरा ये जो इंडस्ट्री है, इस प्रकार की इंडस्ट्री जो कि श्रम ग्रहण है, अधिक से अधिक रोजगार प्रदान कर सकते हैं, उस पे उन्हें सपोर्ट मिले। मतलब ऋण तक पहुंच में 1% की वृद्धि भी हायर किए गए कर्मचारियों की अपेक्षित संख्या में 45% की वृद्धि करती है। तो आप देखो, ये फैक्टर इसमें बताया गया। आपूर्ति पक्ष क्या है? सेम, डिमांड बढ़ गई, अब इंडस्ट्री से डिमांड है, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए वही श्रमिक चाहिए, श्रमिक चाहिए, ट्रेंड और स्किल्ड वर्कर चाहिए। तो वो कहां से आएगा? वो हम स्कूली शिक्षा से प्रारंभ कर सकते हैं। स्कूली शिक्षा में प्लस उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए कि उसके साथ साथ ही वो कौशल हासिल करे, जो कि विकसित राष्ट्रों ने, जो कि टेक्नोलॉजी आधारित विकास किया है। जैसे दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्र, जो पूर्वी एशिया के राष्ट्र, जैसे जापान भी पुराने काफी समय पहले उसने किया, उसके बाद साउथ कोरिया, ये बड़ा एग्जाम्पल है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने इसी तरह से विकास की राह पे आगे बढ़े और काफी औद्योगिकरण अपने यहाँ किया। तो इस तरह से एकीकृत करना चाहिए पाठ्यक्रम को, उद्योग की मांगों के साथ संरेखित करना चाहिए, इससे कि आप वही कोर्स बना पाओगे जो कि डिमांड है, तो वो उससे मार्केट में वो बने रहेंगे। सार्वजनिक निजी भागीदारी को मजबूत करना चाहिए, दोनों पार्टी को, ट्रेनिंग में भी और इंडस्ट्री में भी। और ऐसे सार्वजनिक निवेशों को बढ़ाना चाहिए जो वैश्विक मानकों के अनुरूप है, मतलब इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि बच्चे जो बाहर भी जा सकते हैं, जिससे स्किल्ड वर्कर हमारे, क्योंकि भारत की कमाई के, भारत में जीडीपी में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जो श्रमिक बाहर से रिमिटेंसेस भेजते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। ये तभी ज्यादा हो पाएगा जब आप स्किल्ड वर्कर हो। अनस्किल्ड वर्कर की डिमांड बहुत दिनों तक बहुत ज्यादा नहीं हो सकती है कहीं भी, तो जैसे स्किल्ड वर्कर हो, ठीक है। और औपचारिक कौशल विकास में निवेश के माध्यम से कुशल कार्यबल के हिस्से में 12% अंत तक बढ़ाने में 2030 तक श्रम गहन क्षेत्रों में रोजगार से में 13% से अधिक की वृद्धि हो सकती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण जो है ये डेटा है यहाँ पे कि कुशल कार्यबल के हिस्से को 12% अंत तक बढ़ाने से 2030 तक श्रम गहन क्षेत्रों में रोजगार 13% बढ़ सकता है। तो ये चीज यहाँ पे हम लोग कोट कर सकते हैं। चलिए, आर्टिकल 4 क्या है? आर्टिकल 4, हिंद महासागर क्षेत्र, हिंद महासागर एक नीली अर्थव्यवस्था का उद्गम स्थल,
तो सबसे पहले हिंद महासागर के बारे में हम लोग बात करेंगे। हिंद महासागर और ब्लू इकोनॉमी भारत के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। दोनों टर्मिनोलॉजी आजकल जोड़ कर देखे जा रहे हैं। जहां तक बात है हिंद महासागर का, तो भारत भू राजनीतिक दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भारत की अवस्थिति देख सकते हैं, भारत इसमें अवस्थित है और इसलिए शायद इस पूरे के पूरे महासागर का नामकरण भी भारत के नाम के आधार पे किया गया है। तो भारत की अवस्थिति के कारण जो है भू राजनीतिक दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से हिंद महासागर काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ हम अगर इस एरिया को देखें, अगर डेटा में मैं बात करूं तो 11,000 किलोमीटर का तो हमारा कोस्ट लाइन है एक। दूसरा कि जो जितना बड़ा हमारा जो मुख्य भूमि है उसका लगभग 60% जो है यहाँ पे हमारे पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। मतलब इतना बड़ा इकोनॉमिक जोन जिसमें कि हमारे पास आर्थिक राइट है। मतलब जब वहां पे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं आर्थिक हितों को ये करने के लिए, आर्थिक दोहन कर सकते हैं उसका। तो इतने बड़े क्षेत्र में हमारा EEZ जो हमने टर्मिनोलॉजी सुना है, EEZ है हमारा, ऐसे देख सकते हैं। तो अगर भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनना है 2047 तक, तो इसलिए अगर भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनना है तो ये आवश्यक है कि सिर्फ और सिर्फ मुख्य भूमि के संसाधनों तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि उसको सागरीय अर्थव्यवस्था को भी शामिल करना पड़ेगा, जो कि हिंद महासागर उसके लिए एक उपयुक्त स्थान है। तो यही है ब्लू इकोनॉमी का संबंध यहाँ पे हिंद महासागर से ऐसे ही जुड़ता है कि भारत की जो ब्लू इकोनॉमी नीति है, अगर उसे प्राप्त करना है जिस उद्देश्य से उसे प्रारंभ किया गया है, तो उसमें हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति, भारत की भूमिका को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए ये विदेश नीति से भी महत्वपूर्ण रूप से संबंधित है और अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये देश के आर्थिक और राष्ट्रीय और रणनीतिक हित सबको इस मुद्दे में शामिल है, इस टॉपिक में। तो इसलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है कि सतत हिंद महासागर नीली अर्थव्यवस्था में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका। भारत के द्वारा यही बोला गया है कि ये नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाना है। मतलब ये भविष्य के संसाधनों का स्रोत है। क्यों? क्योंकि सागर जो है संसाधनों का, अकूत संसाधनों के स्रोत हैं, जहां पे कि अभी भी जो है रिसर्च और खोज जो है ना के बराबर किया गया है। मतलब उनका दोहन अभी काफी कम किया गया है, मतलब वो अछूता है पूरी तरह से। तो इसलिए आवश्यक है कि भविष्य में विकास करने के लिए पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को साझे रूप से आना पड़ेगा, सहयोग करते हुए और शांतिपूर्ण ढंग से इस संसाधन को दोहन करने के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पे काम करना पड़ेगा। यही भारत का लक्ष्य सामान्य रूप से भी रहा है और ब्लू इकोनॉमी को भी बढ़ाने में, क्योंकि इसकी कोई किसी भी एक राष्ट्र के आधार पे, एक राष्ट्र के संसाधनों के आधार पे ये संभव नहीं है कि पूरे के पूरे ब्लू इकोनॉमी के जितने भी संसाधन, संभावनाएं हैं, उनका दोहन किया जा सके, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी, काफी फंडिंग की आवश्यकता होगी। तो इसमें यहाँ यही बोला गया है कि भारत हिंद महासागर को एक साझा और समावेशी समुद्री क्षेत्र के रूप में देखता है। तो इसलिए भारत की भूमिका क्या है? भारत अपनी भूमिका एक रिस्पॉन्सिबल राष्ट्र के रूप में मानता है और एक सहयोगी के रूप में मानता है। भारत की उपस्थिति हालांकि किसी और की तुलना में अधिक है, लेकिन भारत इसमें यहाँ पे एक सहयोगी और एक रिस्पॉन्सिबल राष्ट्र के रूप में देखते हुए ये बात की जा रही है। और क्या कि समुद्री क्षेत्र के रूप में देखता है और ना कि प्रतिस्पर्धा के एक मंच के रूप में। तो इसलिए प्रतिस्पर्धा के बदले क्या, सहयोग की बात भारत की बात करता है। और भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर से विश्व के लिए के विजन पर आधारित है। मतलब हिंद महासागर से विश्व की तरफ जाना है, और इसका अर्थ है कि हिंद महासागर को सहयोग और सबके साथ मिलकर कार्य करने का क्षेत्र होना चाहिए, जहां सभी देशों के हितों को ध्यान में रखा जाए और यहाँ की शांति और समृद्धि का लाभ अंततः पूरे विश्व को मिले। और तभी ये क्या होगा, मतलब तभी ये क्या, शांति होगा, शांति होगी, यहाँ पे सहयोग होगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा। क्यों? क्योंकि हिंद महासागर अपने आप में संसाधनों का एक खजाना तो है ही, साथ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सागरीय मार्ग महत्वपूर्ण रूप से गुजरता है। अगर तेल के आयात को देखें, गैस के आयात और निर्यात को देखें, तो हिंद महासागर
से होकर जाता है एक बड़ा हिस्सा। तो इस दृष्टिकोण से हिंद महासागर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है विश्व के लिए भी। तो भारत जो है उसमें एक सहयोग के रूप में एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है, एक ग्रुप बनाना चाहता है। तो ये है, और उसके आधार पे इसका दोहन करने के का उद्देश्य भारत के का है। अब चल, लेकिन क्या है कि इतने इस उद्देश्य को पूरा करने में बहुत सारी चुनौतियां हैं। क्या चुनौतियां? जैसे जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, सागर गर्म हो रहे हैं, सी लेवल चेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग, और उसके और क्या, ग्रीन हाउस गैस के कारण क्या, अम्लीय, ठीक है, अम्लीय, क्योंकि वो अवशोषित, सागर क्या करते हैं, सागर ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम करते हैं, कार्बन को अवशोषित करने का। तो कार्बन जैसे ही बढ़ रहा है वायुमंडल में, तो उससे सागर में अंततः क्या, इनडायरेक्टली मात्रा उसकी बढ़ रही है, क्योंकि अवशोषित करने की मात्रा बढ़ गई, तो इसलिए अम्लीय हो रहा है। तो जिस कारण से क्या है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है ना, एक तो टेम्परेचर बढ़ गया, दूसरा क्या, आप देखो कि प्रवाल, हिंद महासागर में प्रवाल विरंजन की घटना सबसे अधिक है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय सागर है ना, उष्णकटिबंध है ग्रीष्म क्षेत्र में। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग हो गया, तो ऐसे ही 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर बढ़ गया उसका, मतलब 0.78 से 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर बढ़ गया, तो जिससे प्रवाल के लिए जो है ना काफी खतरा, प्रवाल या ऐसे छोटे सूक्ष्म जीव और जो प्लैंकटन वगैरह हैं उनके मरने के लिए काफी है। इतना वो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित कर रहा है। पारिस्थितिकी क्षरण, तो ये इसका जस्ट इसका आप लगा हुआ इससे जो साथ साथ आप देख सकते हैं कि अवैध, असूचित और अविनियमित, इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड मत्स्यन इसमें देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि संसाधन के रूप में, जहां मैंने बोला संसाधनों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है संसाधनों के दृष्टिकोण से, तो मत्स्यन के लिए भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये। तो यहाँ पे परंपरागत रूप से हजारों वर्षों से लोग जो है, जो पूरी कम्युनिटी, ह्यूमन कम्युनिटी है वहां पे तटीय क्षेत्रों में जो निवास कर रही है, उनका पेशा ही है मत्स्य, प्रमुख पेशा, जिसके आधार पे वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, तो डिमांड बढ़ने के कारण जो है वो अति दोहन में तब्दील हो गया, अतिदोहन में तब्दील हो गया, जो कि आज जो है एक पूरे के पूरे इकोसिस्टम को पे जो है ना एक महत्वपूर्ण खतरा है। ठीक है। सामाजिक आर्थिक अस्थिरता, सामाजिक आर्थिक अस्थिरता भी क्या अंततः क्या करती है कि जलवायु संबंधी व्यवधानों के कारण तूफानों की तीव्रता व आवृत्ति में वृद्धि हो रही है और प्रवाल भित्तियों का क्षरण हो रहा है, जिससे आजीविका को नुकसान पहुंच रहा है। ये देखिए। और सामाजिक स्थिरता कमजोर हो रही है, मतलब जो तटीय कम्युनिटी है, जो उस पर आश्रित कम्युनिटी है, समुदाय, वो उनका जो सामाजिक आर्थिक गतिविधि जो इस पे आधारित थी, ये सागरीय इकोसिस्टम पे, वो जैसे ही खत्म होगा, वो वहां पे क्या टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी संसाधनों पे, क्योंकि उसी संसाधन पे है, और संसाधनों के लिए जो टकराव है ये आम बात है यहाँ पे। तो जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है यहाँ पे। एक और यहीं पे छूट रहा है कि जलवायु परिवर्तन से क्या सी लेवल चेंजेस भी होंगे, सागर तल परिवर्तन, और सागर तल परिवर्तन यहाँ भी देखा जा रहा है, देखा जाएगा, और उसका सबसे जो गंभीर प्रभाव अभी देखा जा रहा है अभी हाल में, जो तटीय क्षेत्र हैं और जो आइलैंड नेशन यहाँ पे हैं, जो आइलैंड्स वगैरह हैं, तो वहां पे इनका प्रभाव, क्योंकि तटीय बाढ़ के रूप में वो से देखा जा सकता है। और दूसरा क्या देखा जा रहा है, दूसरा ये कि लवणीय जल का तटीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाने के कारण, तो वहां से क्या हुआ, जनसंख्या का माइग्रेट करने की समस्या, तो यही सब सामाजिक आर्थिक अस्थिरता जो है फैलती है। आप देखो इसका बड़ा उदाहरण जो है भारत में दिख सकता है, हालांकि हम हिंद महासागर क्षेत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन एक उदाहरण समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। जैसे कि सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र, वहां पे क्या सी लेवल के थोड़ा सा परिवर्तन होने के कारण क्या लवणीय जल, वहां पे बहुत छोटे छोटे आइलैंड है वहां पे, तो उसमें प्रवेश करिए, जिससे क्या है कि ना आपके पास पीने के लिए पानी है, ना मवेशियों को देने के लिए पानी है, और ना ही कृषि के लिए पानी है। और तीनों चीजों के लिए अगर पानी खत्म हो जाए, स्वच्छ जल की कमी हो जाए, क्योंकि सारे झील तालाब जो भी थे सब में क्या है लवणीय चला गया, और छोटे छोटे आइलैंड है जहां वो अपर्दन भी कर रहा है, उसका मतलब काट भी रहे हैं, उसे कटाव भी हो रहा है सागरीय जल के कारण लेवल बढ़ने से, वहीं क्या है स्वच्छ जल की कमी भी हो गई, जो ना खेती की जा सकती ना वो भरण पोषण में काम आएगा, तो जिससे बड़ी जनसंख्या का माइग्रेशन हो रहा है। आप गूगल पर टाइप करेंगे तो इसे देखेंगे, ये बहुत बड़ी समस्या है भारत और बांग्लादेश दोनों की के दृष्टिकोण से। तो ये भी एक समस्या है जलवायु परिवर्तन और हिंद महासागर की सागरीय स्थिति को देखते हुए। चलिए नेक्स्ट क्या है कि भारत की ब्लू ओशन रणनीति क्या होनी चाहिए। अब इन सब
चुनौतियों को देखते हुए जो उद्देश्य है हमने वो देखा, तो उस ब्लू ओशन रणनीति क्या होगी। सहकारी प्रबंधन, यही बाद में कर रहा, टकराव से प्रतिस्पर्धा, टकराव के स्थान पर कैसा होना चाहिए, सहकारी, सहकारिता। इस शब्द को हमने भारत के अंदर हमने देखा है सहकारी संघवाद के तौर पर, राज्यों के संदर्भ में देखते हैं। प्रतिस्पर्धा के साथ साथ क्या हम लोग क्या करेंगे, सहकारिता करेंगे, मतलब मिलकर काम करना, सबका विकास करना। यही बात यहां भी करेंगे। क्यों कि हमने चुनौतियां क्या देखी, जैव विविधता से संबंधित समस्या हो रही है, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित समस्या हो रही है, मतलब पूरा का पूरा पारिस्थितिकी संरक्षण से संबंधित समस्या हो रही है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम खराब हो रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आपदाएं भी आ रही है, मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट जो है, जो चरम मौसमी घटनाएं हैं वो बढ़े, जैसे चक्रवातों का आना। अभी बे ऑफ बंगाल में चक्रवात अधिक आते थे और अरब सागर में कम, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने का अरब सागर में भी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। इसी तरह से तो ये स्थिति भी देख सकते हैं। तो आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से सब में क्या है, सहकारी सहयोग की आवश्यकता होगी। एक राष्ट्र के साथ साथ विभिन्न राष्ट्रों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उसके बाद भी क्या है, यहाँ पे यही सारी चीजें, जैसे कोरल को बचाने के लिए, प्रवालों के संरक्षण के दृष्टिकोण से ये विभिन्न राष्ट्रों की भूमिका यहाँ पे महत्वपूर्ण है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे जैव विविधता संरक्षण, सतत मत्स्यन, पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन तथा साझे महासागरीय क्षेत्र के रूप में साझी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही प्रतिस्पर्धी शोषण को बहिष्कार किया जाना चाहिए। इसीलिए हमने क्या किया है, हमारी जो नीति है, पहले क्या थी, सागर नीति, अब क्या है, दूसरा क्या है नया, महासागर नीति। क्या है, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। ये तो महासागर, सागर और महासागर नीति दोनों ब्लू इकोनॉमी से संबंधित है। महासागर ध्यान रखेंगे तो इस सिद्धांत का लाभ उठाया जाना चाहिए। जलवायु समुत्थानशीलता, मतलब क्लाइमेट रेजिलियंस को कैसे प्राप्त किया जाए, मतलब जलवायु से जो बदलाव हो रहे हैं उस पर कैसे काम किया जाए। तो होता यही है कि भारत को तत्परता और अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भारत इस क्षेत्र में सभी के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियों को बढ़ाना। देखो, अब पूरी की पूरी अगर आप नेतृत्वकर्ता बनना चाहते हैं तो आपको सहयोगात्मक वातावरण निर्मित करना होगा, एक। दूसरा क्या है, आपको सहकारिता के सिद्धांत पे चलना होगा, और दूसरा सहयोग के साथ साथ जो दूसरे की चुनौतियां हैं उस पर भी काम करना होगा। चुनौतियां क्या, आपदा, बार बार आने वाली आपदा। तो उसके लिए क्या हम टेक्नोलॉजी क्या करेंगे, पूर्व चेतावनी प्रणाली, अर्ली वार्निंग सिस्टम पे काम करेंगे, और उस डेटा को शेयर करेंगे डिफरेंट कंट्री को। और ये चीज म्यूचुअल हो सकती है। हाँ, महासागर पर्यवेक्षण नेटवर्क्स, मतलब जो निगरानी करेंगे, पेट्रोलिंग। आप देखो, जो अफ्रीका का तट है वहां पे क्या सबसे बड़ी समस्या, मेडागास्कर से ऊपर तक लेकर लाल सागर तक ये स्थिति क्या, इथोपिया के तट से तक उधर आप देखो कि स्थिति क्या है, वहां पे समुद्री डकैती ये बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए भारत भी चिंतित है, क्योंकि भारत के हित डायरेक्टली जो है प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि भारत से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा यूरोप के लिए तो इसी रूट से जाता है। तो अगर इस पर पेट्रोल नहीं किया गया तो ये भारत के हित प्रभावित होंगे। एक और पेट्रोल करने के लिए आवश्यक क्या है कि जो तटीय राष्ट्र हैं या जो आइलैंड नेशन है, सबके साथ सहयोगात्मक वातावरण हो, तो तभी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उस चीज को एड्रेस किया जा सकता है। इसलिए आप देखोगे मेडागास्कर, सेशेल्स, मालदीव्स और जो भी तटीय, तंजानिया, सब, कीनिया, ये सब सारे राष्ट्रों से भारत के संबंध हैं। और महासागर मजबूत करने आदि के लिए क्षेत्रीय अनुकूलन और महासागर नवाचार केंद्र स्थापित करके नेटवर्क कर सकता है। चलिए, समावेशी विकास, क्या, हिंद महासागर क्षेत्र में सभी के लिए हरित पोत परिवहन, अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा, संधारणीय जलीय कृषि और समुद्री जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र। ये बेसिकली पूरा का पूरा क्या है, ये सतत पे आधारित, मतलब ग्रीन एनर्जी, अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा, मतलब विंड एनर्जी की बहुत बड़ी संभावना है। उसके बाद ओटेक एनर्जी की संभावना है। उसका वित्तीय पहलुओं का लाभ उठाना, जैसे ब्लू इकोनॉमी एंड फाइनेंस फोरम 2025, वन ओशन पार्टनरशिप जैसी पहलों के माध्यम से वित्तीय लाभ उठाना चाहिए। इससे फंडिंग का भी यहाँ पे हम लोग महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पे फायदा ले सकते हैं। ये देखिए, वन ओशन पार्टनरशिप क्या है, COP30 जो अभी कहाँ हुआ था, ब्राजील के बेलेम में। तो हमने देखा कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या, जो अभी भी चर्चा हुआ COP30 में, बेलेम, इसमें भी सम्मेलन में भी, क्या, जो फंडिंग जो की जानी थी, जिसके लिए पेरिस सम्मेलन से बात की जा रही है, जो फंडिंग बनाया जाना था, जिसको कि
और जिसका प्रयोग करके विकासशील राष्ट्रों, गरीब राष्ट्रों को मदद किया जाना था जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए। उसमें गैप है बहुत बड़ा, उसमें गैप है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए थी, मतलब उसके लिए फंड इकट्ठा किए जाने का प्रयास किया। इस पे बातचीत हुई है, तो यहीं पे उसी के एक इसमें वन नेशन पार्टनरशिप किया गया है, जिसका लक्ष्य ये है कि इसका लक्ष्य 2030 तक महासागर कार्रवाई के लिए, उसमें से हटा लिया जाए स्पेसिफिक महासागर के लिए $20 बिलियन जुटाना है। और इन वैश्विक वित्त पोषण को क्षेत्रीय प्राथमिकताओं में लगाने के लिए इंडियन ओशन ब्लू फंड बनाया गया, जिससे कि यहाँ पे ये सारे जो उद्देश्य हमने देखे इसके पहले सबकी पूर्ति के लिए लगाया जाए। तो ये कुल मिलाकर इस तरह से हम लोग इंडियन ओशन की राजनीति को देख सकते हैं। महत्व को हम लोग लास्ट में, अंत में एक बार मैप के साथ एक बार हम लोग देख लेंगे। आर्थिक महत्व, जैसा मैंने पहले बताया, आर्थिक महत्व देख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण जो है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मार्ग है। अगर साउथ ईस्ट एशिया से किसी को यूरोप में व्यापार करना, तो ये लाल सागर और सुएज नहर से होते हुए, अगर आप देख सकते हैं, अगर यहाँ से ये जो पूरा जो तेल क्षेत्र है, यहाँ से अगर किसी को पूरी दुनिया में, शेष दुनिया में तेल और प्राकृतिक गैस का अगर व्यापार किया जाएगा, तो हिंद महासागर होते हुए, उसके बाद भारत के लिए कहीं भी अगर यूरोप में जाना है तो ये नजदीकी रूट यही है, हिंद महासागर क्षेत्र। और जो मैं अभी बात कर रहा था समुद्री डकैती की, ये पूरा का पूरा रीजन यही रीजन है जिसमें निगरानी की आवश्यकता है। तो ये सारे हित इसमें कुल मिलाकर शामिल है। लेकिन चुनौतियां भी हमने बताया ही कि आर्थिक यही भारत का मात्रा के हिसाब से 95%, मूल्य के हिसाब से 68% व्यापार हिंद महासागर से होता है। और भारत द्वारा आयात किए जाने वाले कुल कच्चे तेल का 80% तेल का आयात समुद्री मार्ग से किया जाता है। चलिए, संसाधन निर्भरता क्या है? 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर, यही हमने शुरू में बताया था कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो कि हमारे मुख्य भूमि का 60% है, और 11,000 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है। और 2023-24 में लगभग 44.95 लाख टन मछलियां पकड़ी गई। भारत मछली उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है पूरी दुनिया में। भारत को मध्य हिंद महासागर का अन्वेषण करने का अनन्य अधिकार भी प्राप्त है। और यहाँ भारत को मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल और तांबा, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। सुरक्षा जोखिम वही कि इनमें तस्करी, अवैध मत्स्यन, मानव दुर्व्यवहार, सामूहिक विनाश के हथियारों का प्रसार जैसे और अपरंपरागत खतरे शामिल हैं। उदाहरण के 2008 के मुंबई आतंकवादी हमला, तो ये चीज भी हम लोग यहाँ पे एड्रेस करने की आवश्यकता है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अंत में जो न्यूज आर्टिकल है हमारा, न्यूज आर्टिकल नंबर 5, वो भी पर्यावरण से संबंधित है। भारत और मीथेन उत्सर्जन। मीथेन भी एक क्या महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है, जो कि वैश्विक तापन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन चर्चा इसकी कम होती है। चर्चा कम क्यों होती है? कि मात्रा कम है। चर्चा सबसे अधिक हम लोग किसकी करते हैं? CO2 की चर्चा करते हैं, क्योंकि CO2 की मात्रा अधिक है, तो इसकी चर्चा कम होती है। लेकिन ये जो ऐसा नहीं है कि इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। क्यों नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है? क्योंकि जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इस सब टाइप के जो जितने भी जो ग्रीन हाउस गैस हैं, उसमें जो देखा जाता है कि इसकी मात्रा कितनी है, मतलब तापमान को अवशोषित करने की क्षमता इसकी कितनी है, तो उसमें इसकी संभावना जो है काफी अधिक है मीथेन की। और मीथेन निकलता कहां से है? मीथेन निकलता दलदली क्षेत्रों से, जहां पे जैविक अपशिष्ट होते हैं। तो ये कहां होगा? ये जहां पे खेती ज्यादा होगी, जहां पे पशुधन ज्यादा पाले जाएंगे, जहां आर्द्र भूमियां ज्यादा होगी। तो भारत की स्थिति हम लोग समझ सकते हैं इसमें। तो भारत प्रमुख उत्पादक में से है मीथेन उत्सर्जन में। तो इसलिए अगर ग्रीन हाउस गैस पे, और भारत का जो पंचामृत प्लान है कि उत्सर्जन को कम करना है 2030 तक, अगर उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो जहां कार्बन उत्सर्जन की बात हम लोग करते हैं ओवरऑल, तो उसमें मीथेन उत्सर्जन को भी हमें ध्यान देना होगा कि हम ऐसी गतिविधियों पे ध्यान देना होगा जिससे हमारे जो कृषि कार्य हैं या जो घरेलू स्तर पे जो अपशिष्ट पैदा कर रहे हैं, जैविक अपशिष्ट, हमारे घरों से भी जैविक अपशिष्ट, फल सब्जी कटे गले, सड़े गले, जो हमने
कूड़े में फेंकते हैं, उससे भी बड़ी मात्रा में जो है क्या निकलता है, CH4 निकलता है। और वो कहाँ जाता है, डंप साइट में। डंप साइट हमने देखा है दिल्ली NCR और उसके साथ साथ सारे बड़े शहरों में, मोरलेस सारे बड़े शहरों के बाहर जो है ऐसे कचरे के पहाड़ देखने को मिलते हैं। दिल्ली NCR में तो ये राजनीति का ही विषय है कि जो 3 पहाड़ हैं इसे कौन सी पार्टी खत्म करेगी। हमेशा भी इलेक्शन आता है तो 2 चीजें काफी महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पे चर्चा में आती है कि यमुना की सफाई और दूसरा कचरे के पहाड़ को खत्म किया जाना। ये हमने देखा है, ये जो कि दोनों पर्यावरणीय दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। मतलब नगर की पर्यावरणीय सेहत के दृष्टिकोण से, देश की पर्यावरणीय सेहत के दृष्टिकोण से। क्यों? क्योंकि जो कचरे के पहाड़ हैं CH4 के उत्सर्जन के लिए काफी महत्वपूर्ण स्रोत है। इसी कारण से ये महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि मीथेन उत्सर्जन कहीं में भारत कहीं पीछे तो नहीं छूट गया, कहीं नजरअंदाज तो नहीं किया गया है। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है इस आर्टिकल का कि भारत में मीथेन उत्सर्जन के बेहतर प्रबंधन से अपशिष्ट युक्त शहर बनाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और भारत विश्व में कितना, तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक है, ध्यान रखेंगे। और भारत विश्व में कुल मीथेन उत्सर्जन का लगभग 9% उत्पादन करता है। और उसमें से मतलब जो कुल जितना भारत मीथेन उत्सर्जन करता है उसमें से 15% कहां से होते हैं, अपशिष्ट क्षेत्र से। मतलब डंप यार्ड जो बताया मैंने, जो डंप यार्ड बताया, लैंडफिल्स जो होते हैं जिसको बोला जाता है, जो सामान्यतः कचरे के पास देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए, बेसिकली क्या है कि अन्य प्रमुख स्रोत क्या है। एक तो मैंने बता ही दिया कि डंप यार्ड है, और जो मैंने इंट्रो में बताया, तो प्रमुख स्रोतों को इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे कृषि क्षेत्रक, ऊर्जा क्षेत्रक। कृषि क्षेत्रक में जुगाली करने वाले पशुओं के आंत में किण्वन, एंट्रिक फर्मेंटेशन की आंत में, इसको क्या है, ये लोग क्या खाते हैं, ये लोग पत्ते, सब्जियां यही खाते हैं, ये सब चीजें। तो उनको तोड़ने के लिए, उनको सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए, जिससे वो ऊर्जा प्राप्त करता है, उसके पेट में ये प्रक्रिया होती है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया पशुओं के। तो जिस प्रोसेस में क्या निकलता है, इसी प्रोसेस में निकलता है CH4। तो इसलिए जहां भी पशु पाले जाते हैं, मवेशी वगैरह, वो CH4 वाले स्थान, उत्सर्जन करने वाले स्थान होते हैं, ठीक है। और पशुओं के गोबर और मूत्र, सब ये सब चीजें अक्सर जो है ना, आप देखोगे, सुना होगा आप लोगों ने, या नहीं भी सुना होगा, आप ध्यान देना इस बात को कि अक्सर जो इस प्रकार के दलदली क्षेत्र में, जहां दलदल वगैरह बन जाता है, तबेले या जहां पे गौशाला वगैरह है, तो वहां पे कभी कभी आग लगने की घटना होती है। तो वो आग अचानक से इसलिए लग जाता है कि मीथेन गैस वहां से रिसता है। जिस प्रकार से कोयला के खदानों में आग लगती थी, कि वहां से भी, क्योंकि वो अंदर है और धरती के अंदर, और वहां पे उस प्रकार से अपसादों के कारण CH4 रिस रहा है, ठीक है। वो भी देखेंगे हम लोग। ऊर्जा क्षेत्र यही है, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग कोयला खदानें, प्राकृतिक गैस एवं तेल उत्पादन प्रणालियों में, ठीक है, वहां से। इस कारण से काफी एक्सीडेंट होता है यहाँ पे, ठीक है ना, कोयला खदानों में। और कृषि और ऊर्जा क्षेत्रों में सुधार के लिए तो हाँ कि एक जटिल प्रक्रिया है और ये दीर्घकालिक प्रक्रिया है। लेकिन ये जो डंप साइड है, और जिनकी मात्रा हमने कितना बताया, 15%, कुल CH4 का उत्सर्जन का 15% है जो डंप साइड, लैंडफिल्स वगैरह जो है, जो अपशिष्ट केंद्र जिसको बोला जाता है, अपशिष्ट निपटान केंद्र जिसको बोला जाता है। इस पे जो है ना तुरंत कार्रवाई की जा सकती है और सुधारा भी जा सकता है। आपने देखा है ये कि बहुत सारे शहरों में वहां के प्रशासन के द्वारा इसे प्रायोरिटी पे लेते हुए ठोस अपशिष्ट के लिए उल्लेखनीय कार्य किए गए। जैसे कि स्वच्छ सर्वेक्षण में भी आपने देखा कि इंदौर स्वच्छ शहर है। तो इंदौर का नाम क्यों आता है? क्योंकि वहां पे ठोस अपशिष्ट को निपटान के लिए एक महत्वपूर्ण रूप से अच्छा उल्लेखनीय काम किया गया। इसी तरह से सूरत में भी केस स्टडी है ये सब, तो इसमें ध्यान दे सकते हैं। सूरत जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम किया गया, तो इस तरह से विभिन्न जो केस स्टडी भी हैं, उदाहरण भी हैं, जिसका मॉडल हम लोग अपना सकते हैं। अपशिष्ट से होने वाले मीथेन उत्सर्जन को कम करने हेतु उपाय क्या है? चलिए, उत्सर्जन के स्रोतों को सही निगरानी, सबसे पहले वही जो मैं बात कर रहा था, एक प्रबंधन तरीके, मैनेज तरीके से काम किया जाना होगा। उपग्रहों का उपयोग किया जाए, सैटेलाइट पिक्चर इमेज लिया जाए अभी, और जो हॉटस्पॉट है उसे पहचान की जाए जहां से रिस रहे हैं CH4, मतलब जिन
कचरे के ढेर से। अभी 2023 में ऐसा किया भी गया और उसमें देखा गया, जैसे दिल्ली एनसीआर का गाजीपुर जिसमें हमेशा आग लगती रहती है, उसके बाद महाराष्ट्र में कांजूर मार्ग, और ये गुजरात में पिराना, देवनार और कांजूर मार्ग ये महत्वपूर्ण है, और पिराना गुजरात में। स्वच्छ भारत मिशन जिसका नाम अभी मैंने लिया, शहरी एवं ग्रामीण के तहत अपशिष्ट उत्पादन के स्रोत पर कचरे को अलग अलग करना, मतलब सेग्रीगेट करना, गीला कचरा, सूखा कचरा, प्लास्टिक, ई वेस्ट सबको अलग अलग करना, छांटने का काम एक महत्वपूर्ण काम है। ठोस अपशिष्ट निपटान में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण है कि सभी कचरे को अलग करना उनकी क्वालिटी के आधार पे, फिर उसके आधार पे उसका निपटान किया जाएगा। सबको ऐसा नहीं कि ढेर लगा के आग लगा दिया जाए, उससे जो है उससे पर्यावरण को और ज्यादा नुकसान होता है। तो क्या है, गीले सूखे और खतरनाक अपशिष्टों को उनके उत्पादन स्रोत पे सख्ती से अलग किया जाना। अब पूरी की पूरी व्यवस्था इसके लिए क्योंकि संग्रहण किया जाए। संग्रहण के साथ साथ हमने देखा है हमारे यहाँ गाड़ियां आने लगी है स्वच्छ भारत अभियान के तहत, एक महत्वपूर्ण गाना भी है जो काफी पॉपुलर हुआ, तो इससे अवेयरनेस हुआ लोगों में। तो ये चीजें जो है ना, इन चीजों पे काम किया जाना, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान एक काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये जो स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन, इसकी भूमिका काफी उल्लेखनीय है, तो ये ध्यान रखेंगे। कुछ अन्य स्कीम भी इस तरह से है। गोवर्धन हमने सुना है, योजना के तहत अपशिष्ट से ऊर्जा एवं बायो सीएनजी, वही जहां से CH4 निकल रहा था गोबर वगैरह से, मवेशियों के गोबर वगैरह से, उसका यूज कर लिया जाए किसको, ऊर्जा बनाने के लिए। अपशिष्ट से ऊर्जा एवं बायो सीएनजी मतलब जिससे क्या, अब जो बायो जैविक पदार्थ का सीधे सीधे गैस में कन्वर्ट कर देना, गैस ऐसा जिससे कि हमें ईंधन के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकें उसका। और गीले अपशिष्ट से मीथेन प्राप्ति हेतु बायोगैस एवं बायो सीएनजी संयंत्रों की स्थापना पे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। एक दूसरा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत वैज्ञानिक तरीके से लैंडफिल प्रबंधन, ये कानून आ चुका है। तो खुले में अगर इस तरह से अगर इसका निस्तारण नहीं किया जा रहा है तो कानूनी रूप से वो गलत है वो। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, हमने पहले चर्चा किया कि हमारा जो है राष्ट्रीय स्तर पे पेरिस सम्मेलन के अंतर्गत हमने एक लक्ष्य सृजित किया है कि हम इतना योगदान देंगे उत्सर्जन को कम करने के लिए, और अगर उसको पूरा करना है उस कार्य योजना को तो उसके लिए आवश्यक है कि इस पे भी काम करना होगा मीथेन के लिए। तो इसलिए अपशिष्ट प्रबंधन नीतियों में भारत की NDC के तहत जलवायु उसको सिंक करना होगा, उसके साथ जोड़ना होगा, के तहत जलवायु कार्य योजना लक्ष्यों का अनुरूप सुधार करना चाहिए, जिससे कि मीथेन उत्सर्जन के प्रमुख स्रोतों पे ध्यान दिया जा सके और उसको खत्म करने के लिए जो पूरी की पूरी जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रणाली है उसको चुस्त दुरुस्त बनाकर इस उत्सर्जन की मात्रा को कम किया। क्यों, ये हम लोग देखेंगे मीथेन के बारे में। क्यों, क्योंकि इनकी जो वही जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, वार्मिंग पोटेंशियल मतलब गर्म करने की जो संभावना है वो कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं अधिक, यही लिखा हुआ है। और उसके बाद क्या, जो जितने देर तक ये रहते हैं वातावरण में वो भी अधिक। देखो मीथेन में 20 वर्षों की अवधि में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 84 गुना अधिक वैश्विक ताप वृद्धि क्षमता है। ये सबसे खतरनाक है ये। तो मात्रा भले कम है लेकिन क्षमता अधिक है। एक ये कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मानव जनित ताप वृद्धि का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है। एक वायुमंडलीय ताप वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए मीथेन उत्सर्जन में अधिकतम संबद्ध कटौती आवश्यक है। इसीलिए और क्या, मीथेन अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक है, हालांकि ये मतलब तुरंत ये वातावरण में खत्म हो जाते हैं। और इसका वायुमंडलीय जीवन काल लगभग 12 वर्ष होता है और ये धरातलीय ओजोन प्रदूषण का एक प्रमुख अग्रदूत भी है, ये भी ध्यान में रखेंगे, प्रीकर्सर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से, जलवायु परिवर्तन से के प्रति जो कार्रवाई है उसके दृष्टिकोण से भारत को मीथेन उत्सर्जन पे ध्यान दिया जाना आवश्यक है और अपनी नीतियों को पे पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है। तो अब हम लोग आज की संक्षिप्त सुर्खियों शॉर्ट न्यूज को देखते हैं। सुपरनोवा स्टेंट, सुपरनोवा स्टेंट, स्टेंट से पता चल रहा है कि ये स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जुड़ा हुआ है, हृदय से जुड़ा हुआ है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मतलब एम्स के द्वारा, नई दिल्ली के द्वारा क्या किया गया, उन्नत स्ट्रोक उपचार मतलब हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक जिसको बात करते हैं, उसके लिए पहला क्लिनिकल ट्रायल किया गया है। क्या, किस चीज का, स्ट्रोक
उपचार के लिए एक टूल का, उपकरण का, और वही उपकरण क्या है? सुपरनोवा स्टेंट है, जो कि क्या करेगा, और इस तरह के उपकरण का भारत में पहली बार ये टेस्ट हो रहा है। सुपरनोवा स्टेंट नाम दिया गया है। अब ये करेगा क्या कि ये जब भी बेसिकली होता क्या हार्ट अटैक के समय में, जो मस्तिष्क को जाने वाली जो रक्त है आपूर्ति कम हो जाती है, लेकिन ये क्या करेगा, ये और वाहिकाएं फट जाती है, जो नलिकाएं हैं, जिसके कारण से लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन ये करेगा क्या, ये रिपरफ्यूजन की प्रक्रिया के माध्यम से कार्य करता है, और इसमें एक अवरुद्ध मस्तिष्क धमनी है, सेरेब्रल आर्टरीज से रक्त के थक्के को भौतिक रूप से कैप्चर करके उसे हटाया जाता है। ये बाहर से ये करता रहेगा, और इसकी सुरक्षा उच्च प्रभावकारिता ग्रासरूट ट्रायल में सिद्ध हुई थी, मतलब नजदीकी नीचे लेवल पे। और द ग्रेविटी स्टेंट रिट्रीवर सिस्टम फॉर रिफ्यूजन ऑफ लार्ज वेसल ऑक्लूजन, तो मतलब जो जो थक्के बनते हैं जिस कारण से मौत होती है उस पे ही काम कर रहा है। तो इसके क्लिनिकल ट्रायल है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। सम्राट पेरू बिंदिगु मुत्रेयर द्वितीय, नाम थोड़ा टफ है प्रोनाउंस करने में, लेकिन इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। अभी भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा इनको सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया है। तो कहाँ गए इनको? सुब्रन मारन भी बोला था, तमिलनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है, और इनको शत्रु भयंकर के नाम से भी जाना जाता है। ये आर्ट एंड कल्चर के लिए पूछा जा सकता है ये। और राजवंश क्या था? बेसिकली पल्लवों के सामंत थे, मुत्रेयर राजवंश। मध्य तमिलनाडु कुछ हिस्सों में शासन किया 705 से 745 ईस्वी में। तिरुचिरापल्ली राजधानी थी इनकी, और स्थिर शासन और क्षेत्रीय समेकन के लिए जाने जाते हैं। और सांस्कृतिक संरक्षण किया, मंदिरों का निर्माण करवाया, शैव और अन्य विद्वानों तो तमिल संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने वाले व्यक्ति थे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट भूमिका है। उल्का, ठीक है, ब्रह्मांड विज्ञान से संबंधित उल्काओं के बारे में हम लोग, मतलब ये बेसिकली क्या, उल्का आमतौर पे क्या है, इसको शूटिंग स्टार के नाम से जानते हैं, टूटते हुए तारे के नाम से। ये बेसिकली एक चट्टान के रूप में जो ब्रह्मांड में ऐसे छूट गए हैं, छोटे भी हो सकते, छोटे से बड़े, मतलब इनका आकार बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी, लेकिन जैसे ही ये अर्थ के क्लाइमेट में घुसते हैं, अर्थ के वायुमंडल में घुसते हैं, तो यहाँ पे हवा, वायु और गैसों के घर्षण के कारण जो है ना, ये क्या जलते हुए चिंगारी के रूप में दिखते हैं गिरते हुए। तो इसमें बहुत कभी मतलब अक्सर ऐसा नहीं होता है कि एक बड़ा टुकड़ा या मतलब एक महत्वपूर्ण टुकड़ा जो है धरती पे गिरे, लेकिन ये वायुमंडल में ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी के आसपास एक क्या है, एक पूरा का पूरा कवच है उसके चुंबकीय तरंगों का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का। तो ये चीज इससे रक्षा करते हैं इन उल्काओं से। तो ये अभी चर्चा में क्यों? अभी चर्चा में इसलिए है कि दुनिया भर में क्या है, जेमिनीड, ये ध्यान रखेंगे, ऐसे पूछ देती है कि निम्नलिखित में से नाम दे दिया जाएगा टर्मिनोलॉजी, और क्या है ये? तो जेमिनीड उल्का बौछार देखा गया है। तो ये वही बौछार जो ये टूट टूट के गिरते हैं, रात में भी आप देखोगे आकाश की तरफ थोड़ी देर तक तो ऐसे दिखेंगे, तो वो उल्काएं होती हैं। कभी कभी बड़ी उल्काएं अगर गिरी है तो जहां जहां आप देखोगे गड्ढे हो जाते हैं कि उसके प्रमाण मिलते हैं। बहुत सारी झील भी हैं जो उल्का झील, उल्कापात के कारण हुआ है माना जाता है। जेमिनिड्स चमकीला और तीव्र गति वाला उल्काएं होती है, इसका रंग पीला होता है। ठीक, जेमिनिड उल्का बौछार प्रत्येक वर्ष दिसंबर के मध्य ही होता है कि चरम पे होता है। इसके चरम के दौरान प्रति घंटे 120 जेमिनिड उल्काएं देखी जाती है। तो यही हमने बताया। और टूटता तारा उल्का पिंड मेट्रियोइट पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और उसके घर्षण के कारण जल जाता है। आमतौर पर बड़े खगोलीय पिंडों से टूटकर अलग हुए अंतरिक्ष में मौजूद छोटे छोटे कण या पिंड बोला जा सकता है। धूल के कणों से लेकर छोटे क्षुद्र ग्रहों तक, मतलब बड़ा आकार भी हो सकता है। और अधिकांश उल्काएं धरातल पर पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से जल जाती है। और जब कोई उल्का वायुमंडल में गुजरते हुए पूरी तरह से नष्ट ना होकर धरातल से टकराती है तो उसे उल्का पिंड बोला जाता है। और ये उल्का पिंड और या ऐसे स्थान जहां पे गड्ढा हो गया और इनके अवशेष हो गए, तो ये स्थान भी रिसर्च के लिए और इस प्रकार के ब्रह्मांड से संबंधित खोजों के लिए, अध्ययन के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये वही मटेरियल है जिससे ब्रह्मांड के अन्य पिंडों का निर्माण हुआ और पृथ्वी का भी निर्माण हुआ। तो इसलिए उल्कापात जो है एक रिसर्च और शोध के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। चलिए, ऑपरेशन थंडर क्या है? ऑपरेशन थंडर ये 2025 के तहत 30,000 जीवित जानवर जब्त किए गए हैं। ये जाहिर सी बात है,
वन और पशुओं संरक्षण से संबंधित है, जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। इसे इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन के द्वारा इंटरनेशनल कंसोर्टियम और ऑन कॉम्बैटिंग वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट्री एंड फॉरेस्ट्री क्राइम, ये ICCWC के समर्थन से समन्वित किया गया, कोऑर्डिनेट किया गया इस प्रोग्राम को। इसका उद्देश्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अवैध रूप से व्यापार किए गए वन्यजीवों और वानिकी उत्पादों को रोकना एवं जब्त करना था। साथ ही इस प्रकार के पर्यावरणीय अपराधों को में शामिल आपराधिक नेटवर्कों को पहचान करना। ये हमें पता है कि जैव विविधता संरक्षण के लिए आवश्यक है, एक बहुत बड़ी जैव विविधता का संरक्षण तो आवश्यक है, साथ ही साथ इसके लिए जो चुनौती है कि अवैध व्यापार, सीमा पारी और अवैध व्यापार और स्मगलिंग, जिस कारण से जो है ना ये काफी शिकार और इस तरह के जीवों का, इस तरह की वनस्पतियों का, आक्रामक प्रजातियों का समावेश किया जाना, कहीं का कहीं जीवों को वहां पे ले आना, तो ये भी इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है। तो इसलिए इस प्रकार की संस्थाएं काम करती है यहाँ पर। ये भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित, मतलब जलवायु से, पर्यावरण से संबंधित है। क्या है कि एक समुदाय आधारित मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन, कम्युनिटी बेस्ड मेजरमेंट, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन। किस चीज के लिए? तो तमिलनाडु में क्या किया गया? समुदाय आधारित मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन प्रणाली शुरू की। इसके माध्यम से क्या, जन नेतृत्व युक्त जलवायु खुफिया आंदोलन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें जनता का पार्टिसिपेशन होगा। और ये बेसिकली किसके द्वारा शुरू किया गया था, मतलब किस समय? यूके पैक्ट एक कार्यक्रम है, 2023 में एक प्रायोगिक योजना के रूप में शुरू किया गया था। अवधारणा स्थानीय समुदाय को जलवायु एवं पर्यावरण संबंधी डेटा को संग्रहित करने, सत्यापित करने और रिपोर्ट करने के लिए सशक्त बनाता है। फोकस यह मुख्य रूप से ब्लू कार्बन संसाधनों जैसे मैनग्रोव को लक्षित करती है, जिससे पीएच और कार्बन की मात्रा जैसे कारकों को मापा जाता है। तो बेसिकली ये है कि ग्राउंड लेवल पे लोगों को जोड़ना इस तरह के डेटा के कलेक्शन के लिए, जिससे हमें जलवायु परिवर्तन या जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो खतरे हैं उसका पता चल पाए। कम्युनिटी के सहयोग का एक काफी अच्छा उल्लेखनीय उदाहरण है, और यह नीचे से बॉटम टू अप अप्रोच है। ये ऊपर जलवायु नियोजन, जलवायु समुत्थानशीलता और पेरिस समझौता के तहत उत्सर्जन ट्रैकिंग आदि को मजबूत करता है। महाक्राइम OS AI से संबंधित क्या है? महाराष्ट्र महाक्राइम मतलब क्या? महाराष्ट्र के द्वारा AI बेस्ड, AI का उपयोग करके क्या साइबर अपराध को रोकने के लिए एक रिस्पांस, रियल टाइम रिस्पांस देने के लिए क्या किया गया है, उसको मजबूत करने के लिए उस सिस्टम को महाक्राइम OS AI लॉन्च किया गया है। यही है, इसलिए इसका नाम है क्या? महाराष्ट्र क्राइम। AI को पायलट प्रणाली पे बेस्ड है ये, और क्या माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से ये प्लेटफॉर्म चलता है और अजूर ओपनआई सर्विस का उपयोग करता है, ये ध्यान रखेंगे। बेसिकली AI को पायलट सिस्टम पे आधारित ये साइबर रिस्पांस के लिए, इस तरह के साइबर अपराधों के समय में, जो काफी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, एक बड़े राज्य के स्तर पे देखा जाए तो इसलिए उसके निपटान, उसी से निपटने के लिए ऐसा किया गया, जिसमें कि बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी जो डेटा वगैरह को प्रोसेस करके और तुरंत रिस्पांस देने के लिए ये सिस्टम को पूरी तरह से बनाया गया है। तो यही है कि जैसे जिसमें बहुभाषी डेटा, FIR, बैंक विवरण आदि सबको तुरंत प्रोसेस कर लिया जाए और इस तरह के क्राइम घटने के दृष्टि के समय में जो तीव्र तरीके से जो है ना रिस्पांस दिया जाना संभव हो सके। और कार्य वही डेटा निष्कर्षण को स्वचालित करेगा, जांचकर्ताओं को प्रोटोकॉल के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करेगा और जटिल अपराध संपर्कों की पहचान करेगा। ये चीजें हैं, तो एक महत्वपूर्ण निगरानी तंत्र के रूप में इसे देखा जा सकता है। इसे निगरानी और रिस्पांस सिस्टम के रूप में देखा जा सकता है, जो कि अभी वर्तमान के सिस्टम को मजबूती प्रदान करेगा, मतलब इन्वेस्टिगेशन को मजबूती प्रदान करेगा, साइबर सेफ्टी को मजबूती प्रदान करेगा। चलिए, पोंडुरु खादी GI टैग दिया गया बेसिकली इसे, ये आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में, तो ये इसलिए चर्चा में है, तो नाम ध्यान में रखेंगे। और बेसिकली क्या, छोटे रेशे होते हैं, पहाड़ी किस्म की कीट प्रतिरोधी कपास से निर्मित होता है, और मत इस कपास खेती में रसायनों का उपयोग एकदम नहीं होता है, मतलब एकदम ऑर्गेनिक है एकदम ये। और GI टैग के बारे में, GI टैग क्या दिया जाता है? किसी प्रोडक्ट को दिया जाता है जो किसी भौगोलिक स्थानीय स्थान की प्रमुख विशेषता है, मतलब जिसको परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी के कौशल के आधार पर बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है, इसलिए उन्हें
उस कम्युनिटी को, उस उत्पादनकर्ता कम्युनिटी को लाभ पहुंचाने के लिए ये व्यवस्था दी गई कि उस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है, जिससे कि उसकी एक्चुअल कीमत उन्हें मिल सके और उसके नाम पे कंज्यूमर को भी ठगा ना जा सके। तो इसमें दोनों के हितों को ध्यान में रखा गया है, उत्पादनकर्ता और कंज्यूमर दोनों। तो इसलिए जीआई टैग इस तरह से, तो इसलिए जीआई टैग को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे नॉलेज के आधार पर ही बनाया जाता है। अब जैसे बनारसी साड़ी आप देख सकते हैं कि बनारस और उसके आसपास के कुछ जिलों में ही हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी के ज्ञान से चला आ रहा था, और उसकी कीमत मार्केट में काफी अधिक है, लेकिन उसकी डुप्लीकेसी भी होने लगी, जो कि मशीन से तो मशीन से बने हुए साड़ी से प्रतिस्पर्धा कर पाना इस प्रोडक्ट के लिए नामुमकिन था, और वो सस्ता भी था। तो इसलिए इसे जो है जीआई टैग दिया गया है कि सिर्फ इस स्थान विशेष में और इस प्रकार से बनी हुई प्रोडक्ट को। तो इसी प्रकार से ही पौंडुरू खादी भी है। तो इसकी विशेषता हमने देखा, रसायनों को उपयोग, तो इसलिए इसमें भूगोल जो है ना महत्वपूर्ण है। ठीक है। और भारत में वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के तहत इसको पंजीकृत करवाना पड़ता है, ऐसे टैग को। तो ध्यान में रखिए, कानून भी सबके पीछे, जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जैसे हमने देखा है कॉपीराइट सिस्टम, डिजाइनिंग सिस्टम, तो इस तरह से जीआई टैग भी है। हाँ, ये शायद यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, लूनार क्रीट, ये है लूनार क्रीट इसका हेडिंग। हाँ, लूनार क्रीट मतलब ये क्या है, कंक्रीट से लूनार क्रीट। लूनार मतलब यहाँ पे चंद्रमा पे जो कंक्रीट बनाने की बात की जा रही है। कैसे कि वैज्ञानिक क्या है कि चंद्रमा पे लंबी अवधि की बस्तियों के लिए, मतलब वहां पे आवास बनाना है रहने के लिए या किसी प्रकार से, हाँ, लूनार के चंद्रमा पे बना कंक्रीट, मतलब वहीं के प्रोडक्ट, वहीं के मटेरियल से विकसित किया है। तो वहां पे विकसित करने पे विचार किया जा रहा है, क्योंकि अगर वहां कंक्रीट, अगर स्ट्रक्चर बनाना है सॉलिड स्ट्रक्चर, तो वहीं के मटेरियल से बनाना ज्यादा आसान होगा, ज्यादा वायबल होगा, बहनीय होगा। नहीं तो यहाँ से ले जाना पड़ेगा ढोके, तो वो तो महंगा होगा और वो काफी मुश्किल भी होगी। तो इसलिए उसको वहां जो मटेरियल मिल रहे हैं, चट्टान या जो भी, उसके प्रयोग करते हुए जो मिट्टी, तो यही है कि ये चंद्रमा निर्माण कार्यों के लिए चंद्रमा की मिट्टी से बना एक अल्पकालिक सामग्री, एक काल्पनिक सामग्री है जो कंक्रीट के समान होगी। और उद्देश्य क्या है, चंद्रमा भवनों का निर्माण लागत को कम करना, जो इसके कम गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल रहित वातावरण के लिए उपयुक्त हो। और लूनार क्रीट के मूल तत्व क्या होंगे, नियमित कंक्रीट के समान, अर्थात एग्रीगेट, बजरी, रेत आदि, जल और सीमेंट। हालांकि चंद्रमा में पर्याप्त जल प्राप्त करना एक चुनौती है, जिसके द्वारा मिला के जो है ना, जिस तरह से यहाँ पे रेत बजरी को मिला के जो कंक्रीट बनाया जाता है। चलिए, अंत में जो न्यूज है क्या है, थैलीसीमिया। थैलीसीमिया एक महत्वपूर्ण रोग है, अनुवांशिक रोग है। क्या है कि थैलीसीमिया के मरीजों ने संसद में राष्ट्रीय रक्त आधान विधेयक 2025, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिल 2025 प्रस्तुत किए जाने का स्वागत किया है। ये बेसिकली प्राइवेट मेंबर बिल था। बेसिकली इसका उद्देश्य यही था कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है उसके संग्रहण, उसका परीक्षण, प्रसंस्करण, भंडारण आदि को विनियमित किया जाए और उसके लिए एक समर्पित कानूनी ढांचा निर्मित किया जाए, जिससे कि जो थैलीसीमिया जो रक्त से संबंधित रोग ही है और काफी गंभीर रोग है, उसके मरीजों को सहायता मिल सके। क्या है कि वंशानुगत रक्त विकार है, जो कि आपको अनुवांशिक तौर पे जीन के में होने वाली गड़बड़ियों के कारण होगा। हेमोग्लोबिन के अपर्याप्त उत्पादन किसी भी व्यक्ति को उत्पादन के कारण होता है। यह अल्प मात्रा में और कम समय तक जीवित रहने वाली लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं। हेमोग्लोबिन की कमी और इसमें अल्प मात्रा में या कम मात्रा में कम समय तक जीवित रहने वाले, तो बेसिकली किसको प्रभावित करती हैं, लाल रक्त कोशिकाओं को। और महत्वपूर्ण स्थान है इसका
और इसके परिणाम स्वरूप एनीमिया हो जाता है, मतलब खून की कमी, जो हम लोग जानते हैं आम भाषा में खून की कमी। और ऐसे व्यक्ति को हमेशा जो है ना ब्लड बाहर से देने की आवश्यकता होती है, नहीं तो वो व्यक्ति ब्लड की कमी के कारण उसकी मौत हो सकती है। यही है ना, अधिकांश थैलेसीमिया रोगियों को एनीमिया के इलाज के लिए नियमित रक्त आदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। इसीलिए ये लोग मांग कर रहे हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से संबंधित जो पूरा का पूरा जो सप्लाई, पूरा का पूरा जो चेन है, जो सीक्वेंस है, पूरी जो प्रक्रिया है, संग्रहण से लेकर भंडारण तक, सबको रेगुलेट किया जाए, पारदर्शी बनाया जाए और इफिशिएंट बनाया जाए, जिससे कि उनको सहायता मिल सके। तो चलिए हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं आज के न्यूज़ टुडे को। आप लोग ये देखते रहिए और जो आप यहाँ पे सीख रहे हैं करंट अफेयर से संबंधित चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को अपनी तैयारी में शामिल करते रहिए और इसे बार-बार रिवीजन करके आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।